Lakshita is here with you, and today I'm going to start chapter number 5 of Geo, Minerals and Energy Resources. So, can anyone tell me what are minerals? Let me tell you. Minerals are the purest elements which are found by extracting the elements. तो मिनरल्स क्या होते हैं जो ओर से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. मिनरल ओर्स वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं जब हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं. बाद में रिफाइनिंग, कैटाइनेशन, एक्सेट्रा, देयर आर मेनी प्रोसेसेस. उसके बाद वो क्लियर साफ किए जाते हैं और उसके बाद जब वो रिफाइन हो जाते हैं तब हमें जो प्योर मिनरल है, प्योर जो एलिमेंट है वो हमें मिलता है. सो these all terms you have heard in the science, and I think you can relate it with your chapters that you have studied in science. So Haban, let's start the chapter. Okay, Haban comes to Guwahati with his father from a remote village. Remote village पिछड़ा हुआ गाँव, मतलब जो अभी बहुत लैक कर रहा है काफी चीजों से, जहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी, एक्सेसिबिलिटी नहीं है ज़्यादा, वहाँ से रिमोट विलेज कहते हैं. वहाँ से कौन है? हबन. He sees people getting into strange houses like objects which move along the road. जो रोड पे चलती है, हाउसिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. He also sees a kitchen dragging a number of houses along with it. That I think it's a train. He is amazed and asks his father, why don't our house move like the one we saw in Guwahati? Ba replies, these are not houses. कि वो घर नहीं है. What were they? They are the trains and the buses which are moving along the road, which are moving on the road. They are the buses and trains. Unlike our houses, these are not made of bricks and stones. ये हमारे हाउसेस की तरह ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बने. ये किससे बने हैं? They are built from the metals that are iron, aluminium, etc. are used in making this. आयरन, एल्यूमिनियम की मदद से ये जो ट्रेन्स एंड बसेस which are moving along on the road वो बने हुए हैं उससे. ओके, they do not move on their own. ये अपने आप नहीं मूव करते. they are driven by engine which needs energy to work. वो किससे चल रहे हैं? जो एनर्जी, मतलब जिनमें इंजन है और जो एनर्जी से चल रहे हैं. लाइक वी सी नाउ ऑन द रोड कि जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें इंजन है, उसको क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या सीएनजी चाहिए. तो दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है. इससे एनर्जी ड्रिवन होती है और उससे फिर गाड़ी ड्राइव होती है. सो we use different things in our life made from metal. You can list a number of items used in a house made of metals. Where does this metal comes from? अभी मेटल्स आते कहाँ से? हमारे घर में भी आप देखते हो, आप किचन में जाओ, वहाँ पे आपको फ्राई पैन्स मिलेंगे, कढ़ाई मिलेगी, चिमटा मिलेगा, मतलब ऑल द थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग, हाँ, वो मेटल से बनी होती है. कितने नंबर ऑफ मेटल्स मिला के भी बनाते हैं, जैसे एलॉयज भी बनते हैं, ठीक है. और आप ये देख लो, इफ आई एम टेकिंग माई स्पेक्स ऑल्सो, इसमें भी जो ये डंडी है, हाँ, स्टिक जो है इसको मतलब इसको वेयर करने के लिए, तो इसमें भी मेटल है. ओके, यू गॉटिंग इट. सो जैसे लाइक स्टील हो गया, आयरन हो गया, मतलब कोई भी मेटल है, बिकॉज इट्स अ सॉलिड. एंड मेटल्स के आपको प्रॉपर्टीज भी पता होगा. मेटल्स आर हार्ड, they are lustrous, they're ductile, they are malleable, and a number of properties they have, but exceptions are also there. So you have studied that the earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. आपने पढ़ा है कि अर्थ के जो क्रस्ट है, मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर जो क्रस्ट है, वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है. जो अर्थ की रॉक्स है, अर्थ क्रस्ट की रॉक्स है, उसके अंदर एम्बेडेड मतलब उसके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स, और उनसे फिर क्या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो. मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मिनरल्स यही नहीं कि बाहर की ऊपरी पदार्थ चीजें जो है, जैसे बस, ट्रेन, कार, चिमटा, कढ़ाई वगैरह, ये सब ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी मिनरल्स होते हैं. और ये हमारा इनडिस्पेंसिबल मतलब ये हम इस चीज को तो हम अपने लाइफ से हटा ही नहीं सकते. ये ऐसा पार्ट है मिनरल्स.
Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all the mades are from minerals. कोई भी चीज हो, जैसे चाहे घर हो, बिल्डिंग में भी तो आयरन डलते हैं ना, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, जिससे कि गिरे ना. और शिप, बस वगैरह सब, ट्रेन, कितनी सी छोटी से बड़ी चीज देख लो, सब में मिनरल्स आर इन्वॉल्व. The railway lines and the tarmac of the roads are implements and machinery to are made from minerals. क्या रेलवे लाइंस, जो पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां, वो देख लो. मतलब कितने सारे एग्जांपल्स हैं कि मतलब हर चीज में ज़्यादातर हम देखते हैं मिनरल्स का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, चाहे वो फेरस हो, नॉन फेरस हो, या मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, या और कैसे भी हो, एनर्जी मिनरल्स हो चाहे. ठीक है, हर चीज में हम देखते हैं कि मिनरल्स का एक वाइटल रोल होता है. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power sources derived from the earth. सेम चीज़ है अभी तो इसमें कि जो भी चीज़ें, यातायात के साधन, मतलब व्हीकल्स, तो उन सब में भी मिनरल्स इवॉल्व हुए हैं ना बनाने में, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, स्टील, और उनको ड्राइव करने में मिनरल्स लग रहे हैं. कौन से एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, एनर्जी मिनरल्स, लाइक पेट्रोलियम, आई टोल्ड यू अर्लियर. सो सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन. इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स. मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं. वेजिटेबल्स में से सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, अगर हम कहें कि वही सोर्स है मिनरल्स के लिए. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivals, religious and ceremonial rites. Ceremonial rites का मतलब होता है अंत्येष्टि. अब अंत्येष्टि को बताती हूँ. मतलब अंतिम समय में जो उनका अंतिम संस्कार होता है, जैसे वुड यूज होती है, वुड भी ऑल्सो मिनरल. ठीक है, वो यूज होती है. अग्नि, फायर, वो यूज होती है, मतलब वो तो मिनरल आई डोंट थिंक वो है. ठीक है, मीन्स कि हर एक चीज में, इसका कहने का मतलब है कि हर चीज में ज्यादातर मिनरल्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर. A bright smile from toothpaste and minerals. अब हम टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं. ओके, toothpaste clean your teeth. Abrasive minerals like silica, limestone, aluminium oxide and various phosphates minerals do the cleaning. जो भी अभी हमने ये मिनरल्स के नाम लिए, ये सब क्लीनिंग के लिए काम आते हैं. Fluoride, which is used to reduce cavities, comes from a mineral fluoride. Fluoride, you may have confusion in this कि ये जो फ्लोराइड है, राइड, RID, राइड, फ्लोराइड, वो आता है कहाँ से, कौन से मिनरल से? फ्लोराइड से. फ्लोराइड, वो फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड है. राइट एंड राइड मेक अ डिफरेंस ओवर हियर. Most toothpaste are made with white titanium oxide, which comes from minerals called rutile, ilmenite and anatase. ये वो मिनरल्स के मतलब वो है जहाँ से टाइटेनियम ऑक्साइड पाया जाता है. द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम माइका. माइका का अब ये जो अब आ गया है, माइका के बारे में आपको एक बात बताऊंगी. जो हमारे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं, लाइक वी यूज द ब्लश, lipstick, eyeliner and many more things which we use, concealer and many more. So इन सब में माइका का यूज होता है. अब एक चीज और, अगर आपने किसी से पूछा हो कि जो सनमाइका होती है, हाउ वुड आई से सनमाइका, जो गेट्स वगैरह पर या वुडन चीज़ों पे लगती है, जैसे डिजाइन्स जो बने होते हैं जिसपे सनमाइका भी से, वो भी माइका से बना था. बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स और द पीपल यूज टू से कि वो नहीं बनी होती. इट्स नॉट सनमाइका. मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक है ये, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आपका, मैंने बहुत जनों से सुना है कि दे हैव अ कंफ्यूजन इन दिस
इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि सनमाइका इज अ को प्रोडक्ट, और कि माइका से बहुत ज़्यादा कुछ करके उसको बनाया जाता है, वास्ट इसमें प्रोसेसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और माइका से करके बनते हैं कॉस्मेटिक्स आइटम, ज़्यादातर जो भी कॉस्मेटिक्स के आइटम है वो माइका से बनती है, आई शेडो, ब्लश एक्सेट्रा एंड मेनी मोर, ब्रशेज ऑल्सो, जो ये ब्लश लगाने वाले ब्रश होते हैं वो सब। The toothbrush and tube containing the paste are made from plastics from petroleum. जो टूथब्रश है और जो ट्यूब जिसमें टूथपेस्ट भरा होता है वो किससे बनते हैं, पेट्रोलियम, सॉरी प्लास्टिक, जो कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से। प्लास्टिक ऑल्सो कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ऐसे क्रूड ऑयल से ही कितनी सारी चीज़ें आती हैं एक ऑयल से, तो उसको हीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना कि जितना हीट करोगे उतनी ही अलग अलग चीज़ें आएंगी, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा मैनी मोर, प्लास्टिक भी आते हैं, केरोसिन भी आता है। तो ये है कि क्रूड ऑयल से कितनी सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। फाइंड आउट वेयर दिस मिनरल्स आर फाउंड। अब ये देखते हैं कि मिनरल्स मिलते हैं कहाँ से। हम dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. ये आपके करने के लिए, ठीक है। All living things need minerals. Life processes cannot occur without minerals. Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients. Minerals का जो intake है वो सिर्फ 0. एक मिनट में लिख देती हूँ। Sorry. 0.3% मिनरल्स हम लेते हैं अपनी टोटल डाइट में से रोज। Okay, they are so potent and so important that without them you would not be able to utilize the other 99.7% of food stuff. ये इतने important होते हैं ना हमारी बॉडी के लिए, कि इनके बिना हम 99.7% फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। We can't digest the food if अगर हम इतने 0.3% मिनरल्स, आप समझते हो कितने होते हैं, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कितने मिनरल्स, इतने से मिनरल्स हमारे 99% ऑफ फूड स्टफ को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, अब मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स, जियोलॉजिस्ट define mineral as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. homogeneous क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं जिनका एक मतलब इक्विबैलेंस्ड स्ट्रक्चर होता है और वो एक मिक्सचर होता है, एक ऐसा मिक्सचर जो प्योर होता है। प्योर मतलब मिक्सचर नहीं कह सकते हम उसे, वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस आर नॉट मिक्सचर, वो एक प्योर सब्सटेंस होते हैं बिल्कुल। हेटेरोजेनस आर द मिक्सचर। मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइड फॉर्म्स इन नेचर। मिनरल्स बहुत ज़्यादा वेराइड फॉर्म्स में नेचर में पाए जाते हैं, मतलब बहुत वास्ट फॉर्म्स में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टल्क। हार्डेस्ट डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल एंड टल्क इज दैट द पाउडर। टल्क इज पाउडर। डोंट गेट कंफ्यूज कि टॉल्क पाउडर नहीं होता, ये भी मिनरल होता है। वो सॉरी, टॉल्क पाउडर नहीं, टॉल्क मिनरल नहीं होता, टैल्क इज ऑल्सो मिनरल। ओके, अब ये बताओ ये इतनी वेराइटी क्यों है, देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स। आपने रॉक्स देखे, आपने पढ़ा भी हुआ है, देखे नहीं मतलब पढ़ा तो हुआ है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स किससे बने हुए हैं, किस कॉम्बिनेशन से, होमोजेनियस
substances of combinations of minerals, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं मिनरल्स। अब वो रॉक्स मिनरल से बने हुए हैं। Some rocks, for instance, limestone, consist of a single mineral, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportions. जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, तो रॉक्स में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के मिनरल्स भी हैं उसमें। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। कितने मिनरल्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम? 2000। इट्स इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, ओनली फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। बहुत कम ही ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अबंडेंट फॉर्म में रॉक्स में पाए जाएं, वरना कॉम्बिनेशन में ही पाए जाते हैं ज्यादातर। ओके, a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the material forms. जो पर्टिकुलर मिनरल है वो तभी फॉर्म होगा जब सर्टेन कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स का जब वो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे बैठेगा। अब क्या होता है, हर एक चीज़ को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट मतलब कि बाहर की वेदरिंग कंडीशंस कैसी है, इसलिए तो हर जगह हर कोई मिनरल नहीं पाया जा सकता ना। अब जैसे अगर झारखंड में कोल पाया जा सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना है कि हिमालय में भी कोल पाया जाए, समझ रहे, हिमाचल में भी कोल पाया जाए या श्रीनगर में भी कोल पाया जाए। सो द सेम थिंग इज देयर कि हर एक चीज़ को अलग फिजिकल और केमिकल नेचर चाहिए होता है एक चीज़ को फॉर्म करने में। That is in turn result in a wide range of colors. अब उनके कलर्स भी अलग बनते हैं। फिर हार्डनेस एंड क्रिस्टल फॉर्म। हार्डनेस में भी डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंग या उसके नेचर के अकॉर्डिंग। लस्टर, डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पोसेसेस। एक पर्टिकुलर मिनरल के पास कैसे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हमें पता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई द मिनरल्स। अब ये जो प्रॉपर्टीज थे कि कलर कैसा है, हार्डनेस, क्रिस्टल के फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी, अब इन सब के बेसिस पर जियोलॉजिस्ट जो है मिनरल्स को डिवाइड करते हैं। स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। अब देखते हैं, जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो जियोग्राफर्स स्टडी करते हैं ना मिनरल्स को, वो अर्थ क्रस्ट के पार्ट के फॉर्म में स्टडी करते हैं, जिससे वो लैंड फॉर्म को बेटरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब जियोग्राफर्स जो होते हैं वो ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक जो ये लैंड फॉर्म में किस प्रकार की, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था सॉइल, अब सॉइल जैसी होगी उसके हिसाब से आपको क्रॉप ग्रो करनी है, और जैसे क्रॉप ग्रो होगी आपको पता चलेगा किस सॉइल में ग्रो होती है। तो वही सेम चीज़ है कि एक हर जगह की सैंड सेम नहीं है, हर जगह की धरती सेम नहीं है, अर्थ सेम नहीं है ना, ठीक है। हर जगह थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स या जो भी चीज़ें हैं वो फाउंड होती हैं। तो इसीलिए लैंडफॉर्म्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं कि इस जगह का ये लैंडफॉर्म किस प्रकार का है, यहाँ से कैसे मिनरल्स पाए जा रहे हैं। The distribution of mineral resources are associated economic activities are of interest to geographers. जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है, जो जियोग्राफर्स के इंटरेस्ट का है। लाइक कि देखो कोल है बेचने के लिए है, अब यू नो कि आयरन जो जितना हमारी कंट्री में प्रोड्यूस निकलता है वो हम ज़्यादातर आयरन हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, ठीक है। हम अपनी कंट्री में बहुत कम ही आयरन यूज़ करते हैं, बाकी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जितना एक्सट्रैक्ट होता है। A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical combination. पर जो एक जियोलॉजिस्ट है वो किसमें इंटरेस्ट लेगा कि वो एक मिनरल कैसे बना, उसकी केमिकल और फिजिकल कॉम्बिनेशन कैसे है, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है, उसकी एज कितनी है मिनरल की, वो कितने साल में बनेगा, वो कितने साल में बनता है, ठीक है।
या फिर ये कितने साल पुराना है। एज का मतलब तो इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि 3 चीज़ हो सकती है, या तो कितने साल में बनेगा, कितना साल पुराना है, और कितने मतलब अभी ये टाइम लॉन्गिंग है, कितने साल चल भी सकता है। However, for general, the commercial purposes, minerals can be classified as under. कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए देखते हैं कि ये मिनरल्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, पहले तो ये देखते हैं कि मोड कैसा है अकरेंस का मिनरल्स का। वेयर आर द मिनरल्स फाउंड? मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स। मैंने आपको पहले बताया मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, ओर से। क्योंकि देखो हम एक उसी जगह से मिनरल निकालेंगे ना जहाँ से हमें प्रॉफिट हो। अब आप जैसे एक रॉक है, ये इतनी, इसके अंदर हमें सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। अब 10 ग्राम गोल्ड की वैसी कीमत मार्केट में 50,000 है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, 50,000 इसकी मार्केट में कीमत है, इसको तोड़ने में हमें लग गया जैसे मान लो 30,000 लग गए तोड़ने में, रॉक को 30,000 तोड़ने में लग गए, बाकी के 20,000 लग गए, या इसको हम 35 लेते हैं, 35,000 लग गए और ये 20,000 लग गए इसको डिफाइन करने में, ये ब्रेक करने में और ये डिफाइन करने में। अब ये टोटल बैठ गए 55, मार्केट में इसकी इतनी कीमत है 55, हम तो लॉस में जाएंगे ना 5,000 के, तो क्या हम निकालेंगे इसे? नहीं निकालेंगे भाई। जब हमें लॉस हो रहा है तो हम ऐसी चीज को निकालेंगे क्यों? पर हाँ, अगर हमें इसमें 5,000 लग रहे थे तोड़ने में और इसमें 20,000, हमें ये पूरा 25,000 का बैठ रहा था, तब तो हमें क्या है फायदा है, कितने का? 25,000 का फायदा है। अब इसमें हमने उसमें 35,000 कैसे लिखा था, जैसे कि देखो अब तोड़ने के लिए मशीन्स भी चाहिए, ठीक है, उसमें एनर्जी भी लगेगी, उसके लिए फ्यूल भी चाहिए, दूसरा जो वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे उसकी भी तनख्वाह भी चाहिए, मतलब जो दिहाड़ी देनी है हमें, तो उसको मिला के सबको हमें देखना पड़ता है कि ये हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर कनेक्टिंग इट। मैंने ये गोल्ड का एग्जाम्पल इसलिए लिया था क्योंकि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। आप डेली यूज में देखते हो, न्यूज भी कितनी आती है इस चीज के बारे में कि गोल्ड महंगा हो गया। महंगा क्यों हो जाते हैं? तो प्रीशियस मेटल है, ठीक है। और वो सबसे अच्छा, मतलब आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी इसकी मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसके रेट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। The term ore is used to describe the accumulation of any mineral mixed with the other element. The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मिनरल का कंटेंट है उसमें सफिशिएंट कंसंट्रेशन है उस चीज की या नहीं, कि जो हमारे जो मैंने आपको बताया वही चीज है कि हम जो निकाल रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे ईज में है, मतलब हम उसको अगर निकालते हैं हमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, और हम अब देखो पता तो नहीं है ना किस चीज में कितना निकलेगा, नहीं पता ना, पर हमें यहाँ ये पता होता है कि लेगुमिनियस रॉक है तो इसमें कैसा होगा, मेटामॉर्फिक में कैसा होगा, तो वो थोड़ा हम आइडिया लगा लेते हैं, पर तोड़ने के बाद ही पता चलता है असली चीज क्या है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन को भी देखा कि भाई कितने पैसे लग रहे हैं हमारे इसमें। It is therefore important for us to understand the main types of formations in which minerals occur. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेन टाइप्स देखें कि जहाँ जहाँ पे मिनरल्स अगर होते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ रॉक्स में अगर होते हैं, अर्थ के क्रस्ट में भी होते हैं और समुद्र में, ओशियंस में, वहाँ पे भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टडी दिस। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स।
मिनरल्स कहाँ अगर होते हैं? इन igneous and metamorphic rocks. Igneous rocks and metamorphic rocks minerals may occur in the cracks, crevices, faults or joints. मिनरल्स कहाँ होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रीव्स, जॉइंट्स और क्रैक्स में. जो रॉक्स में से क्रैक्स नहीं पड़ जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे रॉक है पूरी, ये चट्टान है, इसमें से ऐसे क्रैक्स पड़ रहे हैं, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं. इसमें पता चल जाता है. Okay, the smaller occurrences are called veins and the larger are called lodes. जो smaller occurrence होती है, जैसे ये हमारी चट्टान है, रॉक है, igneous and metamorphic rock से, इसमें जो ये पतले से जा रही है, इसको क्या कहेंगे? veins. और जो ये अगर बड़ा सा कट जा रहा है, ऐसे ऐसे टूट रहा है ज्यादा बड़ा, इनको कहेंगे lodes. Okay. In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous forms are forced upward through cavities towards the Earth's surface. ये ज़्यादातर कब होता है? जो नीचे से लावा वगैरह है, या जो इसमें मोल्टन या गैसेस जो है वो प्रेशर ऊपर की तरफ देता है, तो फट जाते हैं, ऊपर से क्रैक हो जाते हैं, उसकी वजह से ये ऐसे बाहर आ जाते हैं. They cool and solidify as they rise. अब देखो बाहर है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर की रॉक्स है, समझो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर की रॉक्स है, तो फिर ये नीचे से प्रेशर आ रहा है और ऊपर से फट जा रही है, तो क्या होगा? ज्यादा वाले को वेन्स और बड़े वाले सॉरी ज्यादा वाले को लोड्स और कम वाले को वेन्स. ठीक है, बट ये जब ऊपर आते हैं तो ये मोल्टन फॉर्म में आया, बाहर के टेम्परेचर तो अंदर वाले को ज्यादा है, बाहर कम है, तो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, फिर क्या होगा? वो जम जाएगा वहीं पर, मिनरल मिल गया. ओके. More metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from veins and lodes. कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये लोड से पाए जाते हैं, वेन से लोड से, मतलब मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से पाए जाते हैं ये ज्यादातर मेजरली. अब सेकंड पॉइंट है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स. बेड्स एंड लेयर्स मतलब नीचे की तरफ. They have been formed as a result of decomposition, accumulation, concentration in horizontal strata. ये कब फॉर्म हुए हैं और हमें कैसे मिलते हैं? जब इनका जो डिपोजिशन होता है, कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल इनका डिकम्पोजिशन होता है. ओके. Coal and some other forms of iron or have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. Coal और iron इतने concentrated होते हैं, sorry, coal and iron जो है वो इतने concentrated होते हैं क्योंकि वो इतने heat, pressure इन सब के अंदर रहते हैं. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. Gypsum you know now from which POP is made? CaSO4.2H2O is gypsum. Half H2O. Sorry, half H2O. Gypsum. CaSO4.half H2O is gypsum. And when we put more water in it, means 1.5 H2O if we give to it, or 3 H2O we get say, तो वो क्या बन जाता है? POP. Okay. These are formed as a result of evaporation, especially in arid areas. कैसे बनता है? इवेपोरेशन हो जाती है इनमें से. अब जिप्सम है, जिप्सम में से पानी ऊपर चला गया, मतलब
जो CSO4 2H2O था उसमें से ½ चला गया ऊपर, जिप्सम बन गया। ठीक है, these are formed as a result of evaporation, especially in arid areas. एरिड एरियाज में इवेपोरेशन होती है। आपने चंबल की घाटी सुनी है? चंबल की घाटी में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है, लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, उसमें भी इवेपोरेशन होती है, जिसके कारण वो इतना मतलब उसमें से भी इवेपोरेशन होती है, इसलिए वो वहाँ पाया जाता है एरिड एरियाज में। ठीक है, अब से थर्ड है, another mode of formation involves decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents. अब जो तीसरा तरीका है वो क्या है? फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। जो सरफेस में रॉक्स उनका डिकम्पोजिशन एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको निकाल लिया जाता है, लीविंग द रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। रेजिडुअल जो मास होता है वेदर्ड मटेरियल का, मतलब जो ऊपरी मास, जरूरी का मास होता है, उसको हटा लेते हैं। जब जरूरी की चीज है तो उसको हटा ही लेंगे ना अपने यूज के लिए। ठीक है, कंटेनिंग ओर्स। बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइट ओर से। ठीक है, हर एक चीज को निकालने के ओर का नाम अलग अलग है। ओके, अब नीचे एक क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की टेबल दी हुई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। मिनरल्स को डाला हुआ है। मेटालिक, मेटालिक में भी 3 चीजें हैं इसकी। नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। अब मेटालिक के हैं 3, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब देखो मेटालिक मिनरल्स क्या हो गए? मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। अब मेटालिक में आगे फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। अब फेरस को देख लेते हैं, जिनमें आयरन होता है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग को फेरस कहते हैं, जैसे आयरन और होगी, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, उनको फेरस, मेटालिक के फेरस मिनरल्स। अब नॉन फेरस होंगे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, नॉन फेरस। प्रीशियस हो गए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटालिक हो गए माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ये नॉन मेटालिक हो गए, क्योंकि मेटल नहीं है। एनर्जी मिनरल्स हो गए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, सॉरी, इसका 4th और 5th पार्ट रहेगा जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे। Certain minerals may occur as alluvial deposits. Alluvial deposits का है नॉर्दर्न प्लेन्स में, भी नो। ठीक है, alluvial soil तो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। In sands of valley floors and the base of hills. वैली के फ्लोर और बेस ऑफ हिल्स, मतलब हिल से नीचे आते हैं, ये सारे alluvial deposit है। These deposits are called placer deposits. इन ही deposits को, alluvial deposits को ही placer deposits भी कहा जाता है। And generally contain minerals which are not corroded by water. और ये ऐसे मिनरल्स कंटेन करते हैं जो वाटर से कोरोड, मतलब खराब नहीं होते। Gold, silver, tin and platinum are most important among such minerals. Gold, silver, precious जो minerals हैं, ये थोड़ा ना खराब, क्योंकि least reactive है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ,
Okay, let me give you. Right. तो ये सबसे लीस्ट एक्टिव होते हैं, ये मोस्ट एक्टिव होते हैं, ये मिडिल मतलब बीच की एक्टिविटी होती है, इनके पर लीस्ट एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये सिल्वर ऑडी सॉरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। Fifth, the ocean water contains vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be economic significance. अब ओशन जो वाटर है उनमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है मेन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाते हैं और फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं रह पाते। ओके, however, common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean waters. जहाँ की जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl, ठीक है, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सब कहाँ से डिराइव होते हैं? ओशन वाटर से। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। मैग्नीज के नोड्यूल्स जो होते हैं मतलब पार्ट्स नोड्यूल्स, ओके, मैग्नीज जो है वो भी ओशन वाटर से पाया जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखते हैं, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। द रैट होल माइनिंग, do you know that most of the minerals in India are nationalized and the extraction possible only after obtaining the permission from the government? इसका मतलब है कि अब अपने आप पहले लोग अपने आप एक्सट्रैक्ट करने लग जाते थे बिना परमिशन के, पर अब परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम साइड पे, ओके। मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को जो है ओनरशिप दे रखी है। लाइक इन मेघालय में क्या है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल है, कोल और आयरन ओर के बहुत ज्यादा लार्ज डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे, लाइमस्टोन के भी हैं, डोलोमाइट के भी हैं। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापुंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल। एक लॉन्ग नैरो टनल होती है, ओके, known as rat hole mining। देखो ऐसे जाके ये टनल टाइप होती है और फिर वो उसमें से माइन करते हैं, और जिसको हम रैट होल माइनिंग, क्योंकि रैट क्या करता है, एक ऐसी गुफा टाइप से बना लेते हैं ना अपनी, हर चीज में मतलब छेद घुस जाता है कहीं भी, वैसे ही लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं ऐसे, इसलिए इसको रैट होल माइनिंग के नाम से जाना जाता है। The National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that they should be stopped forthwith। जो नेशनल क्या है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब जो इन चीज का ध्यान रखती है कि एक्सट्रैक्शन कहाँ कैसे कौन करेगा, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है ये इलीगल है
और इसको स्टॉप कर देना चाहिए, वरना उनको कुछ भी एक्शन उठाना पड़ सकता है। ओके I'm really sorry for this. India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. क्या कहा गया है इसमें? जो पेनिसुलर रॉक्स है, मतलब पेनिसुला, जो हमारा इंडियन पेनिसुला है ना, ये जैसे इंडिया का है ये, तो जो इंडियन पेनिसुला है, ये इंडियन जो पेनिसुला है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, रिजर्व्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिसुला, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिसुला पे क्या पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइक गुजरात हो गया, ये यहाँ तक भी, ये सब पेनिसुला ही है। ये असम हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, ठीक है। ये असम हो गया, यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके Rajasthan with rock systems of peninsula has vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic mineral. जो ये नॉन फेरस जो मिनरल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से थे, हमारे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, इन सब में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स में, नॉर्दर्न इंडिया में। ये सारा बहुत ज्यादा मिक्स हो गया। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंस है। These variations exist largely because of the difference in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है क्योंकि इनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो इनका बनने का स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मेशन है, ये सब है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और इसमें जो प्रोसेस और टाइम है, वो इवॉल्व जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स में, वो बहुत अलग है, सबका अलग अलग, मतलब वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है इन सब में। सिंपल एंड सॉल्विंग इसको कहेंगे तो वेरिएशन बहुत है। Let us now quickly study the distribution of few major minerals in India. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and closeness to the market can play an important role in affecting the economic viability of a reserve. इसका मतलब ये है कि जितना हमें पास पड़ेगा, जितना हमें इकोनॉमिकली वायबल है, उतना ही हमें फायदा होना है, ठीक है। और इसलिए मिनरल्स का जो है क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है मिनरल। Thus, to meet the demand, the choice has to be made between a number of possible options. When this is done, mineral deposit or reserve turns into a mine. तो ये माइन में कब बदलते हैं? जब इनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होती है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब इन मिनरल रिजर्व्स को किस में बदल दिया जाता है? माइंस में, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर चैट में या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने डाउट्स। इवन यू हैव द फैसिलिटी, यू कैन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आप इंस्टाग्राम पे भी चैट में लिख सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे मैसेज नहीं करना है। इट्स ऑल अप टू यू। We are available everywhere. Okay, now ferrous minerals. Ferrous minerals account for about 3/4 of the total
वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स, जो फेरस मिनरल्स है, जो टोटल देखो मेटालिक मिनरल्स हमारे ये 100% मेटालिक मिनरल्स जो है, ठीक है, इनका 3/4 मतलब ये हो गया 75%, 75% ऑफ द मिनरल्स आर फेरस मिनरल्स। मेटालिक में बात हो रही है, टोटल मिनरल्स की बात नहीं हो रही। मेटालिक में जो 100% मिनरल्स हैं उनका 3/4 फेरस मिनरल्स है, मीन 75% फेरस मिनरल्स है। They provide strong base for development of metallurgical industries. Metallurgical industries कौन सी होती है? जिसमें मेटल का यूज होता है, ठीक है। India exports sustainable quantities of ferrous minerals after meeting the internal demands. क्या करता है इंडिया? इंटरनल जो डिमांड्स है इंडिया वो तो पूरी करता है आयरन से, फेरस मिनरल्स आयरन जो भी है। बाकी का जो फिर हमें जो यूज करना ही है, तुम क्या करो, उसको रख के क्या करना है, बेच दो, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हो, काफी रेवेन्यू आते हैं। हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर पार्ट उसी का है, ठीक है। वन सेकेंड, अब आयरन ओर क्या होते हैं भाई? आयरन ओर क्या होते हैं? आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर होते हैं जो बेसिक मिनरल्स होते हैं, जैसे अभी इसमें आएगा आयरन ही है इसमें वैसे मेनली, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि आयरन का आप देखते हो हर जगह रोल होता है, मशीनरी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, आयरन तो हर जगह यूज होता है। इवन आप कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स, इन सब में देखोगे आयरन का तो यूज है ही है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी होती है या किसी चीज़ की कि उसको हम इतने रूटीन में ले लेते हैं, वो हर चीज़ में उसको ज़रूरत पड़ती है। India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. India is rich in good quality iron ores. मैग्नेटाइट जो है सबसे फाइनेस्ट और सबसे अच्छा ओर है आयरन का। वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। मैग्नेटाइट में आयरन होता है कितना? 70%। 70% आयरन इज नॉट लेस, और ये सबसे फाइनेस्ट होता है। फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है ये। क्यों भाई? 70% आयरन कंटेंट है भाई, कम नहीं होता 70% आयरन कंटेंट। It has excellent magnetic qualities. मैग्नेटाइट से आपको मतलब मैग्नेट, इसमें क्या मैग्नेटिक क्वालिटीज भी है, मतलब एक एज अ मैग्नेट काम करता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा आयरन है जो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बड़ा काम का ये, जैसे कि कुछ भी अगर हमें बनाना है उसमें अगर मैग्नेट का काम है तो हम इसको अगर यूज करते हैं तो हमें डबल चीजें लगानी पड़ेगी ना। देखो एक तो आयरन है, दूसरी बात की मेटल वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो क्या होता है इससे हमें फायदा ही होता है, डबल चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज में जब हमारा अच्छे से काम हो रहा है। फिर दिक्कत ही किस चीज की है? मैग्नेट की तरह चल रहा है, ठीक है। अब हेमेटाइट, हेमेटाइट इसका दूसरा वो है। हेमेटाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है, और ये इसमें थोड़ा सा कम होता है आयरन कंटेंट। इसमें कितना होता है? 50 to 60%। 50 to 60% इसमें आयरन कंटेंट होता है, और ये एक्ट नहीं करता मैग्नेट की तरह। अब आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेट की तरह काम करता है, हेमेटाइट नहीं करता। मैग्नेट की तरह काम करते हैं वो, सॉरी, तो उसमें 70% है,
ये मंत्र काम नहीं करता, इसमें 50 to 60% है। इतनी छोटी सी बात है, आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, मुझे जहाँ तक चाहिए पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी टर्म्स है ये, ठीक है। बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयन कंटेंट देन मैग्नेटाइट, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। डू यू नो, क्या आपको पता है कुदरे इन कन्नड़ा मीन्स हॉर्स। कुदरे को क्या कहते हैं? हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स। एक जो है घाटी है वेस्टर्न घाट्स में, कहाँ पे? कर्नाटका में, जो जिसका मतलब जो लगती है जैसे घोड़े का मुख हो, फेस हो, ठीक है। द बैलाडीला हिल्स लुक लाइक हम ऑफ एन ऑक्स एंड हेंस इट्स नेम। बैलाडीला, बैल, ऑक्स क्या होती है? बैल, ठीक है, तो उसके नाम पे बैलाडीला हिल्स है। कुदरे होती है वो वाली होगी, कुदरे मुख वाली। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट, ये कुदेरमुख माइंस है, इसलिए इसका नाम कुदरे है। बैलाडीला हिल्स उसका बैल की तरह मतलब हम भी निकला हुआ है इसका, इसलिए बैलाडीला। मतलब एक नई चीज जानने को मिली ना आज, कि कैसे कैसे हम नाम भी सजेस्ट कर देते हैं, लोग ऐसे रख देते हैं। The major iron ends in India are, आयरन ओर की मेजर बेल्ट्स कहाँ है? ओडिशा एंड झारखंड। ओडिशा झारखंड की बेल्ट है, जैसे वो ओडिशा और झारखंड के मतलब एक ही बेल्ट है, ज्वाइंट कर रही है, ठीक है। ऐसे होगा ना, ओडिशा इधर झारखंड होता है ऐसे। In Odisha, high grade hematite ore is found in बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज। मयूरभंज में बदम पहाड़ माइंस में क्या पाई जाती है? हेमाटाइट। And Kendujhar district in the adjoining Singhbhum district of the Jharkhand, hematite iron ore is mined in Goa and Normandy. ये हम वो बताएंगे कि एक्सिबिशन साइट्स कहाँ पर है आयरन की। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये लाई करती है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। Very high grade hematite are found in the famous Bailadila hills of the Bastar district of छत्तीसगढ़। Bailadila hills के बारे में हमने जाना था अभी कि वो हम्प लगता है ऑक्स के, तो उसके नाम पर ही पड़ा हुआ है ये नाम Bailadila। तो इसमें क्या है? The range of hills in the Bastar district of छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट की है ये। And the range of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore। 14 deposits हैं इसके, और हेमाटाइट आयरन ओर के इसके मतलब बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का हेमाटाइट आयरन ओर यहाँ पे मिलता है। इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। आयरन ओर कम्स फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया विया विशाखापट्टनम पोर्ट। मतलब है कि जो ये वाला चंद्रपुर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो यहाँ से हेमाटाइट आयरन मिलता है, वो हम जापान, साउथ कोरिया कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं? विशाखापट्टनम के पोर्ट से, क्योंकि वो नजदीक पड़ता है। It has the best physical properties needed for steel making. Iron ore from this mines is exported to Japan, Korea। ये हमने देख लेगा। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट in Karnataka has highest reserves of iron ore। ये कर्नाटक में हमने जो कुदरे कन्नड़ा पढ़ा था ना, हॉर्स वाला डीडनो में, उसी के ये कुदेरमुख वाला। तो कुदेरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। मतलब इसका जो भी निकलता है ना ऐसा आइटम, वो सारा एक्सपोर्ट के लिए होता है, सारा एक्सपोर्ट किया जाता है। कुदेरमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। The ore is transported as slurry through the pipeline to a port near Mangaluru। अब जरूरत है पोर्ट साइड पे कुदेरमुख पॉइंट्स, ये दूर है
तो इनको कैसे भेजा जाता है पोर्ट तक? पाइप लाइन से स्लरी के फॉर्म में, ठीक है। अब आगे महाराष्ट्र गोवा बैंक इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र को और गोवा के बेल्ट को, ये गोवा को और रत्नागिरी को ये जोड़ता है, जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। और थ्रू द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, जैसे कि ये ओर्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है, दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड आयरन और एक्सपोर्टेड थ्रू मैंगारो पुट। तो इसको एक्सप्लॉइट मतलब निकाला जाता है, इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है मैंगारो पोर्ट से। जो कर्नाटका में हमने अभी मैंगलोर पोर्ट पढ़ा था, वही वहीं से इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हमने अपना आयरन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स कम ऑन द मैंगनीज। ओके, अभी हमारा इतना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज अलॉय। मैंगनीज का यूज कहाँ होते हैं? स्टील मेकिंग में, फेरोमैंगनीज के अलॉयज बनाने में। नियरली 10 किलो जो मैंगनीज है ना रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 1 टन ऑफ स्टील। 10 किलो मैंगनीज से 1 टन स्टील बनती है। आप सोच सकते हो कहाँ टन कहाँ किलो। 10 किलो मैंगनीज से 1 टन स्टील। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ये ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स में और पेंट्स में भी यूज किया जाता है मैंगनीज। अब नॉन फेरस मिनरल्स पे आ जाते हैं जल्दी से। India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. जो नॉन फेरस मिनरल्स का प्रोडक्शन है वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है इंडिया में। However, these minerals which include copper, bauxite, lead, zinc and gold play a vital role in number of metallurgical, engineering and electrical industries. जो पर इसमें से जो कोल, बॉक्साइट ये सब निकलता है, ये बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है मेटलर्जिकल मतलब मेटल की स्टडीज में, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। अब हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर बॉक्साइट। इसमें कोल नहीं कॉपर एंड बॉक्साइट को हम करते हैं। अब कॉपर, इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। मतलब अभी कॉपर के उसमें बहुत पीछे है इंडिया प्रोडक्शन में। कॉपर बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं हमें और कॉपर बहुत महंगा भी होता है। मतलब इतने रिजर्व्स नहीं है हमारे पास कॉपर के। बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है तो इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह सब, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज सब में इसको यूज़ किया जाता है। द बालघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर्स। देखा आपने कि मध्य प्रदेश में बालघाट माइंस, खेतरी माइंस राजस्थान में और सिंगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है किसके? कॉपर के। ओके, नाउ वी विल स्टडी द बॉक्साइट। और क्या होती है बॉक्साइट? Through several ores contain aluminium, it is formed bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. Bauxite ore होती है जहाँ से aluminium extraction होती है, aluminium जहाँ से हम obtain करते हैं। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. जो bauxites की जो ore है वो एक बहुत बड़े decomposition से होती है। रॉक्स जो रिच होते हैं एल्यूमिनियम में सिलिकेट्स में, उनके डिपोजिशन से बॉक्साइट और मिलती है। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन विद द एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। एल्यूमिनियम जो हमारा है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटल है बिकॉज ये कंबाइन करता है स्ट्रेंथ को मेटल्स की, जैसे आयरन हो गया, विद एक्सट्रीम लाइटनेस, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी है
और मेलेबिलिटी भी अच्छी है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू। जो इंडिया के डिपॉजिट्स है बॉक्साइट के वो अमरकंटक प्लेट्यू में, माइकल हिल्स में और बिलासपुर कंट्री में मिलते हैं। Odisha was the largest bauxite producing state in India in 2016-17. Panchpatmali deposits in Koraput district are the most important bauxite deposits in the state. ये जो हमने इतने सारे ओवर्स मतलब बॉक्साइट ओवर्स की जो बात करी है, ये हमें पता चल गया कि कौन सी कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देख लेते हैं भाई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन थर्ड wore buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in the gold and silver utensils. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. इसमें बताया गया है कि जो एल्यूमिनियम है वो एम्परर नेपोलियन थर्ड ने उसके जो बटन्स हैं और हुक्स अपने क्लोथ पर लगाए थे, और उसके फूड उसमें इलस्ट्रियस गेस्ट इन एल्यूमिनियम में इलस्ट्रियस को और लेस ऑनरेबल मतलब जिनका ऑनर कम होना चाहिए उनको गोल्ड और सिल्वर की प्लेट्स में दिए थे, मतलब बर्तनों में दिए थे। 30 years after this, इस इंसिडेंट के बाद एल्यूमिनियम बाउल्स वर मोस्ट कॉमन विद द बेगर्स इन पेरिस। इस इंसिडेंट के बाद बेगर्स जो है पेरिस में वो एल्यूमिनियम के बाउल्स में भीख मांगते थे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? लेट्स सी व्हाट आर दिस। माइका। माइका क्या होता है? इट इज अ मेटल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। प्लेट्स और लीव्स से बना होता है। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स। ये आसानी से थिन शीट्स में बन जाता है। These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. ये इतनी थिन होती है कि thousands of sheets can be layered हो सकती है माइका में और few centimeters high. Mica can be clear, black, green, red, yellow or brown due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage. Mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industries. माइका भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जिंदगी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में नॉर्दर्न प्लेन्स में नॉर्दर्न एज में और कोडरमा गया हजारियाबाद बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। कोडरमा गया जी में है ये कोडरमा गया जी वेयर द गंगा इज फ्लोइंग इन बिहार में, आई थिंक बिहार ना, ये गया जी बिहार में और हजारिया बेल्ट झारखंड का, मतलब बिहार झारखंड की बेल्ट में है और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर शरीफ और अजमेर वुड से, वहाँ पर ही ज़्यादा माइका प्रोड्यूस होता है। लीनोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। लीनोर आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा माइका प्रोड्यूस होता है कंट्री में हमारी। रॉक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, ओके। रॉक minerals में पहले आ गया limestone. It is found in association with rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. Calcium carbonates का calcium and magnesium के carbonates से बने होते हैं. It is found in sedimentary rocks of most geological formation. ये कहाँ पाए जाते हैं? Sedimentary rocks में जो geological formations में होते हैं. Limestone is the basic raw material for the cement industry. जो limestone है, चूना पत्थर जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है and essential for smelting iron ore in the blast furnace. और आयरन ओर को मेल्ट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसका लाइमस्टोन का ब्लास्ट फर्नेसेस में। अब हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, मतलब माइनिंग करने के मतलब
क्या हजार्ड्स हैं, उससे क्या दुष्परिणाम है, ठीक है। Have you wondered about the efforts of the miners making life comfortable for you? What are the impacts of mining on the health of the miners and the environment? आपके लिए वो इतना डिग करते हैं, इतना सब चीज निकालते हैं, आपने कभी सोचा उनके बारे में कि उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ता होगा? The dust and nauseous fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases. वल्नरेबल मीन्स कैसे, मतलब कितना परेशान कर देती है, मतलब लाइफ को जीने में कितनी मुश्किल होती है अगर, और क्योंकि वो क्या करती है, पल्मोनरी डिजीजेस को कॉज करती है। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners. जो रिस्क है कोलैप्सिंग का, माइन रूफ्स, inundation और जो फायर है कोल माइंस में, वो बहुत कांस्टेंट थ्रेट है माइनर्स को, वो थ्रेट करती है माइनर्स को। The water sources in the region get contaminated due to mining. Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil, and increase in steam and river pollution. Dumping of waste का डालना, slurry and degradation of land, soil, land और soil का degradation होना किसमें इंक्रीज करता है? स्टीम में और रिवर पोल्यूशन में। पोल्यूशन बढ़ेगा और तबीयत तो खराब होनी है, सीधी सी बात है। Stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री से बचने से अच्छा हम पहले से ही कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि किसी की भी हेल्थ को हजार्ड ना होना पड़े, खराब मतलब किसी की भी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के हम ऐसे मिनरल्स को ऐसे कंजर्व कर सकते हैं। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। हम सभी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जो भी हमें डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री, मतलब डिपेंडेंट है कितनी इंडस्ट्रीज उस पे, मिनरल्स पे, एग्रीकल्चर भी डिपेंडेंट है मिनरल्स पे, क्योंकि उगाने के लिए भी तो हमें मिनरल्स चाहिए ना। Total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction. 1% of the Earth's crust. We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created and concentrated. The geological processes of minerals formation are so low that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. इसका मतलब क्या है कि हमारा कंज्यूमिंग का रेट जो है बहुत ज़्यादा है, और पर उनको जो बनने में टाइम लगता है मिनरल्स को, मतलब जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कहीं कहीं मिनरल्स को तो बनने में। लाइक आप देख लो कोल पेट्रोलियम को, इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए उन्हें वापस रिप्लेनिश होने में, पर हम उनको कंज्यूम अगर इतनी जल्दी कर लेंगे तो रिप्लेनिश होने में तो उनको इतना टाइम लगेगा, बीच के टाइम के तो वो खत्म हो जाएंगे, और अगर वो मिनरल्स खत्म तो लाइफ खत्म, बाद में आने का क्या फ़ायदा। हमें इसलिए हर चीज़ को एक लेवल में यूज़ करना चाहिए, एक हिसाब से यूज़ करना चाहिए। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर इन्फिनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। मिनरल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल और इन्फिनाइट है। रिच मिनरल डिपॉजिट्स are contains extremely valuable but short-lived processes. जो रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, वैल्यूएबल है हमारी कंट्री के लिए, बट उनकी जो लाइफ है वो शॉर्ट है। Continued extraction of ores leads to increasing cost, and mineral extraction comes from greater depth along with decrease in quality. जो कॉस्ट है मिनरल एक्सट्रैक्शन की becomes वो बहुत बढ़ जाती है, along with उसकी क्वालिटी घट जाती है। अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे तो मिनरल की एक्सट्रैक्शन की जो डेप्थ है वो तो बढ़ेगी, पर उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। A concerted effort has to be made in order to use our mineral resource in a planned and sustainable manner. Improved technologies need to be constantly evolved
to allow use of low-grade ores at low cost. Recycling of metals using scrap metals and other substituents are steps in conserving our mineral resources for the future. क्या कहा गया है इसमें, जो एफर्ट हम यूज कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करने के लिए, हमें मतलब एफर्ट डालने चाहिए जो हम उसको वेल प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में अपने मिनरल्स को यूज करें, जिससे कि वो आगे जाके खत्म ना हो जाए. Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low-grade ores at low cost. क्या कहा गया है इसमें कि लो ग्रेड के जो ओर्स हैं उनको लो कॉस्ट में ही हम यूज करें. ठीक है. Recycling of metals using scrap metals and other substituents are steps in conserving our mineral resources for the future. स्क्रैप को मतलब जो हमने वेस्ट कर दिया, अगर हम उसको यूज कर सकते हो करो ना, रिसाइकिल करो हर चीज को, क्यों वेस्ट करनी है. कि हम ऐसे करते हैं भाई इस साइकिल में तो जंग लग गया, बेच दो कबाड़ी में, क्यों बेच दो. अब पर तुम कबाड़ी में बेचो, अब कबाड़ी वाला तो उसको रिसाइकिल करके तुम्हें नई साइकिल वो पकड़ा देगा, तुम्हें नहीं पकड़ाएगा तो किसी और को तो पकड़ाएगा, आयरन की उसमें भेज देगा, फिर वहाँ पे वो क्लीन करके उनको अच्छे साफ सुफ करके तुम्हें दे देंगे, तुम्हें नहीं तो किसी और को तो बेचेंगे, है ना. तो मतलब हमें ऐसे ही रीयूज करना चाहिए स्क्रैप्स को उठा के. जैसे कि अगर ये कैंस आती हैं जैसे कोका कोला कैन, फेंटा कैन एक्सेट्रा, तो हम जैसे इसको पिया और फेंक दिया, अब इसको हमें ये नहीं कि कूड़े में फेंक दो, हमें इनको अलग से जमा करना चाहिए, फिर कबाड़े वाले को दे दो. ठीक है. और फिर वो क्या करेगा, उसको मेल्ट करके उसका जो एल्यूमिनियम होगा वो ले लेगा, उससे अलग चीजें बना देगा. तो यही चीज होती है कि हमें रीयूज करना चाहिए इन चीजों को, वेस्ट नहीं होती कोई भी चीज. हमें हमारे पास दिमाग की कमी होती है, दिमाग की भी कमी नहीं होती, दिमाग हम क्या यूज नहीं करते. अगर हम करें तो हम हर एक चीज को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ अब हम आ गए हैं एनर्जी रिसोर्सेज पर. एनर्जी रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को करने में. अब किसी भी काम को कैसे, खाने में नहीं, खाने के लिए एनर्जी फूड होता है, तो वो तो नहीं होगा, है ना. एनर्जी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, ये बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज. टू कुक, अब बनाने में एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, मतलब एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस. आई वाज थिंकिंग ऑफ द ओके, वुड चाहिए, वो भी एनर्जी रिसोर्स है. ठीक है. प्रोवाइड हीट एंड लाइट, जिससे कि वो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज. और टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, मशीनरीज को चलाने में. ठीक है. व्हीकल्स को चलाने में क्या चाहिए, पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स आर देयर. तो ये सब क्या एनर्जी रिसोर्सेज है. कोल है, खाना बनाने में हम कभी पहले कोल भी यूज किया करते थे. ठीक है. आयरन में भी हम कोल यूज किया करते थे पहले, बट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक आयरन यूज करें, बिजली से चल रही है, बट वो भी एक एनर्जी का रिसोर्स ही है ना. Energy can be created from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. इलेक्ट्रिसिटी से भी हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. ओके. अब यूरेनियम एंड थोरियम ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं मिनरल्स, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. नाउ सी व्हाट आर कन्वेंशनल. कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूड फायरवुड. फायरवुड क्या होते हैं, लकड़ियाँ, क्योंकि देखो हम जो पहले खाना बनाते थे पहले उसमें लकड़ियाँ तो लगती थी. पहले ऐसे बनाया जाता था खाना. ये नीचे क्या होती है, वुड होती है, ये वुड है सारी. तो इससे भी हमारी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का रिसोर्स तो है ना. ठीक है. कैटल डंग केक, गोबर भी हम कहते हैं, जैसे गोबर कहते हैं, जैसे कैटल डंग केक. काउ डंग और एनिमल्स डंग जो होते हैं
ठीक है, जैसे कैमल का हो गया, बकरी का, आई डोंट थिंक, मीन्स कैटल का जो डंग होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? हाइडल मतलब जो पानी से मिलती है, थर्मल जो हमें थर्मल पावर प्लांट से मिलती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती है? सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी जो सूरज की होती है, विंड, जैसे हम वो लगाते हैं विंड मिल्स, कहाँ लगा सकते हैं हम? गुजरात, राजस्थान की साइड, वहाँ पे विंड बहुत ब्लो करते हैं। टाइडल जो टाइड से एनर्जी बनती है, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर द मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज। क्या है यहाँ पे? जियोथर्मल एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई, बायोगैस जो गोबर को जला के गैस बनती है, फिर एटॉमिक एनर्जी हो गई, इन सब, ठीक है, ये इन सबको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, और जो पहले हमने पढ़ी वो कन्वेंशनल थी। फायरवुड और जो कैटल डंग केक है ना, क्योंकि देखो गाँव में कैटल्स बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे गोबर की बहुत कमी होती नहीं है, गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पर, तो जो फायरवुड है वो भी अच्छे से मिलता है। फॉरेस्टेड एरिया होता है, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एस्टिमेट, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two। किससे? 70% की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फायरवुड और कैटल डंग केक से ही पूरी हो जाती है। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंग becoming difficult due to the decreasing forest rate। और अगर हम फायरवुड ज़्यादा यूज करेंगे तो फॉरेस्टेड एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि वुड हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, ट्रीज से मिल रही है। अगर हम वही काट देंगे तो फॉरेस्ट एरिया कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, जरूर होगा। Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture। अब कैटल डंग केक में क्या होता है? यू नो ना, कैटल्स जो है वो ग्रास वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं, उनमें सेलुलोज ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो जब वो स्टूल निकालते हैं, मतलब डंग जब वो एक्सक्रीट करती हैं डंग, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैन्योर्स होती हैं, वो ऐसे मैन्योर हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इतना हमें क्या कह रहे हैं कि इतना वो वैल्यू पे, मतलब एसेट ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम एग्रीकल्चर में इसको डालेंगे तो हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, और जो हेल्थ को ख़राब करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स, तो इट्स सेइंग कि ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें फायरवुड, मतलब फायरवुड और गोबर जो कैटल डंग केक है उसको अपने घर में खाना बनाने में, कुक नहीं करने में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, as it's very valuable for the other aspects of life। Conventional sources of energy देखते हैं हम। कोल, अब कोल क्या है? In India, coal is the most abundantly available fossil fuel। कोल सबसे ज़्यादा abundant हमें मिलता है इंडिया में। It provides a substantial part of our nation's energy needs। हमारे जो नेशन की नीड्स है एनर्जी की, इट इज़ यूज पावर जनरेशन में भी यूज़ होता है, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज को एनर्जी भी सप्लाई करता है, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, और डोमेस्टिक नीड्स में भी वो काम आता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल पर, किसके लिए? अपनी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोल को जला कर, ठीक है। If you are already aware that coal is formed due to compression of plant material over millions of years, coal is therefore found in a variety of forms depending on the degrees of compression, that time of burial। क्या होता है? कोल किससे बना होता है? जैसे कि डिकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट खराब हो गए उनको दबा देते हैं, एनिमल्स जो मर गए उनको दबा देते हैं, ह्यूमंस को भी, मतलब ह्यूमंस आल्सो एनिमल्स वी कैन से कि कहेंगे, जिसे दफना देते हैं, तो क्या होता है? कोल बन जाता है, उनका कंप्रेशन, हीट जितना नीचे होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी, कंप्रेस्ड होगा, तो कोल मिल पर इसका टाइम कितना लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए कौन बैठा है? किसी क्या पता है, बट हाँ हमें जब माइंड करते हैं तो पता चल जाता है। ऐसे फॉरेस्टेड एरिया में ज़्यादा होता है, वहीं पर क्योंकि वो मर जाते हैं तो वहीं पे डिके हो जाते हैं।
डिगिंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। जो डिगिंग प्लांट्स, स्वैम्प्स मतलब थोड़ा वेट एरिया होता है, वहाँ पे उसको पीट कहते हैं। विद लो कार्बन कंटेनिंग एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। पीट इतना अच्छा नहीं होता, देखो सबसे ऊपर होता है पहले एंथ्रासाइट, फिर होता है बिटुमिनस, सॉरी फॉर दिस, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है पीट। 1 2 3 और 4। ये बेकार होता है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। बेस्ट होता है ये, उससे कम होता है ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये थोड़ा गीला होता है, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है। अब लिग्नाइट, लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। अब जो ये लिग्नाइट है ये लो ग्रेड ब्राउन कोल है, विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, जो सॉफ्ट है और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स इन नेवेली इन तमिलनाडु। नेवेली इज इन तमिलनाडु। अब मैं आपको इसका एक निमोनिक दूँ, नेवेली को मैं कहते हैं नई नवेली, इससे आपको नई वेली, नेवेली, इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वर्ड थोड़ा, इससे आपको याद रहेगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कोल का एक बहुत बड़ा यूज होता है, और लिग्नाइट हम इसको यूज करते हैं। कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल। मतलब जो डीप बरी किया गया है और इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर है जहाँ पर, वहाँ पे ये क्या होता है, बिटुमिनस कोल। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में मतलब बेचने के काम में बहुत ज्यादा यूज होता है बिटुमिनस कोल। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन एंड ब्लास्ट फर्नेसेस। जो बिटुमिनस कोल है इसको हम किसमें यूज करते हैं, स्मेल्टिंग, मतलब आयरन को पिघलाने में, किसमें, ब्लास्ट फर्नेसेस में। अब जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है हार्ड कोल की। और इन इंडिया कोल occurs in rock series of two main geological ages, namely Gondwana. Gondwana और Pangaea were the lands when जब ये क्या था, जब ये सब कॉन्टिनेंट्स नहीं बनते उससे पहले ये सब मर्ज थे, तो उसको गोल्डवाना और पेंजिया ऐसे कहते थे। लिटिल ओवर 2000 million years in age and in tertiary deposits which are only about 55 million years old। और इसमें 55 million year old है, ठीक है। The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in Damodar Valley. Damodar Valley कहाँ है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड की साइड जो बेल्ट है उसको, वहाँ दामोदर वैली है। जहारिया, रानीगंज, बोकारो are important coal fields, and the Godavari, Mahanadi and Son and Vadra Valley also contain coal deposits। ये जो रिवर वैलीज है, गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा, यहाँ पे भी कोल माइंस डिपॉजिट्स हैं। Tertiary coal occurs in the northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland। जो टर्शरी कोल है, मतलब जो यातायात के लिए जो कोल होता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पाया जाता है। रिमेंबर, कोल इज बल्की मटेरियल। कोल क्या बल्की है, विच लूजेज वेट ऑन यूज एज इट रिड्यूस टू एश। मतलब पहले तो उसमें वेट काफी होता है, पर जब वो जलाया जाता है तो वो एश में, एश मतलब राख, उसमें परिवर्तित हो जाता है। Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields। इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर जो है स्टेशन वो कोल फील्ड्स के पास होते हैं, क्योंकि देखो बल्कि मटेरियल क्या होता है, वो ज़्यादा स्पेस घेरेगा, तो अब ज़्यादा स्पेस में फिर अगर कम चीज़ आ रही है ज़्यादा स्पेस में, फिर कम स्पेस में कम चीज़ें ज़्यादा स्पेस में कम आ रही है, तो फिर फायदा है उस चीज़ का नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं वो, जैसे पास में कोल फील्ड्स होती है, पास में इंडस्ट्रीज होती है, तो जिससे उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम होता है और ज़्यादा मटेरियल भी होता है, ठीक है।
Petroleum or mineral oil is the next major energy source in India after coal. पेट्रोलियम या जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं वो नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में कोल के बाद. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग. हीट और लाइट के लिए ये फ्यूल के काम करते हैं. लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल. लुब्रिकेंट का काम करता है ये रॉ मटेरियल में एज अ रॉ मटेरियल in manufacturing industries. Petroleum refineries act as nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. मतलब पेट्रोलियम से सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं, केमिकल्स भी बनते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, फाइबर्स बोलो सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं एक्सेट्रा में चीज़ें बनती हैं. Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of the tertiary age. मतलब जो पेट्रोलियम की जो अकरेंस है इंडिया में वो एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स में फॉर्मेशंस के टर्शियरी एज से. मतलब जैसे हमने उसमें पढ़ा था वेन्स एंड लोड्स, लाइक द सिमिलर वे हमें ऐसे ही मिलते हैं ये क्रैक्स एंड फॉल्ट्स वगैरह में. ठीक है. इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंड एंटीक्लाइंस एंड डोम्स it occurs where oil is trapped in the crest of the upper fold. जहाँ पे crest होते हैं, domes मतलब क्या होते हैं? गुफाएं. ऐसी जगह पे ही पाया जाता है. The oil bearing layer is porous limestone or sandstone through which oil may flow. जो oil bearing layer होती है वहाँ पे sandstone, limestone होता है जहाँ से oil आराम से flow कर सकता है. The oil is prevented from rising or sinking by intervening नॉन पोरस लेयर्स. जो ऑयल के राइज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं? सिंकिंग से, इंटरवेंटिंग से. मतलब सिंक नहीं होने देना चाहते तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पोरस लेयर्स बना देते हैं सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. पेट्रोलियम और कहाँ पाया जाता है? फॉल्ट ट्रैप्स में, पोरस और नॉन पोरस रॉक्स में. ठीक है. पोरस एंड नॉन पोरस, आई थिंक यू नो. ओके. गैस बीइंग लाइटर यूजुअली ऑकर्स अबव द ऑयल. जो गैस होती है, नेचुरल गैसेस, वो ऑयल के ऊपर होती है क्योंकि गैस यू नो ना, हल्की चीज जो हमेशा ऊपर रहेगी, भारी चीज नीचे रहेगी. डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स. Mumbai, High, Gujarat and Assam are major petroleum production areas in India. From the map, locate three major offshore fields of western state India. Alkeshwar is the most important field of Gujarat. Alkeshwar है बहुत ज़्यादा important field है गुजरात की. Assam is the oldest oil producing state of India. असम बहुत old है oil producing state. और दिग्बोई जो है, दिग्बोई, नाहरकटिया and more Hooghly are the important coal fields in the state. ये सब भी बहुत important coal petroleum oil fields हैं state में. अब natural gas. Natural gas is an important clean energy resource found in the association with or without petroleum. जो natural gas है वो बहुत ज़्यादा clean resource है energy का और ये with or without petroleum पाई जाती है. It is used as a source of energy as well as industrial raw material in the petrochemical industry. इसको कैसे पाया जाता है? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स में और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में, इन द किसमें? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में. नेचुरल इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. नेचुरल गैस को एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, जैसे कि सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलते हैं वो कम होता है. और ये प्रेजेंट में फ्यूल है, हमारी काफ़ी कार्स में यूज़ होती है, पेट्रोलियम कार्स में हम लगा लेते हैं सीएनजी. लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन. जो लार्ज रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के वो हमें मिलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में. अलोंग द वेस्ट कोस्ट द रिजर्व्स ऑफ मुंबई हाई. वेस्ट कोस्ट के जो रिजर्व्स हैं मुंबई हाई में, अलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे. गल्फ ऑफ कैम्बे वो कैम्बर्ट कहो या कैम्बे कहो, दे बोथ आर सेम. इट्स KHAMBAT, कैम्बेट और
कैम्बे। अब आपको कैम्बेट तो इंडियन लग रहा होगा, पर कैम्बे यू वुड बी थिंकिंग कि ये कोई बाहर का है। नो, इसका ये न्यूली वर्जन, यू कुड से कि इसका न्यू वर्जन नेम है ये नहीं सोचना कि इंडिया से बाहर ही, इंडिया में ही है। जहाँ कंबत है, कंबत का ही नाम कैम्बे पड़ा है। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट एरियाज इन लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। अंडमान एंड निकोबार सॉरी, एंड ये कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे और मुंबई हाई में भी ये जो नेचुरल गैस है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एफ्लुएंटली पाई जाती है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मैं चाहूँगी आप मार्क कर लेना। HBJ पाइपलाइन, इसका पूरा मतलब है हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। HBJ पाइपलाइन ये बहुत न्यूली पाइपलाइन है और इसका नाम है हजारे विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये कितनी लंबी है? 1700 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, The 1700 kilometer long Hazaria Vizaypur Jagdishpur cross country gas pipeline links Mumbai High को लिंक करती है Bassein with the fertilizer power industrial complexes in the western and northern India. This artery has provided an impetus to India's gas production. इंडिया की गैस प्रोडक्शन को बहुत इसने बढ़ाया है इस पाइपलाइन ने. The power and fertilizer industries are the key users of natural gas. Fertilizer of और जो की यूजर्स हैं, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को, उन्होंने इसको बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. फर्टिलाइजर्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेचुरल गैस, ठीक है, तो इसलिए उनका एक वाइटल रोल होता है इसमें. Use of compressed natural gas CNG for vehicles to replace liquid fuels is gaining wide popularity in the country. तो इसमें जो ये पाइपलाइन है इससे काफ़ी सारे गैसेस जाती है नेचुरल. ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? Electricity has such a wide range of applications in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. Electricity मतलब इतना वाइड रेंज है एप्लीकेशन है आज के वर्ल्ड में कि जो उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट में कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी आएगी उतने मतलब डेवलप हो रहा है हमारा देश. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 ways. 2 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जो पानी रन कर रहा है हम उसमें क्या लगाते थे, ऐसे टर्बाइंस लगाते थे. तो अगर यहाँ से पानी उसका रहता है वो ऐसे ऐसे चलता है, तो ऐसे वो किससे चलते हैं, वेट आ जाता है उसमें, ठीक है, तो वो चलते तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव होती है. One generated the electricity is exactly the same. And by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Thermal power कहाँ से आती है? हीट से जो बनती है. जब हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इन सबको बर्न करते हैं तब हमारे पास थर्मल पावर आती है, उसको थर्मल पावर कहते हैं. और जब ये जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी और ये बिल्कुल सेम से लगते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स. ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स था जो मैंने आपको टर्बाइन वगैरह दिखाया था.
number of multiple purposes projects like the Bhakra-Nagar, Damodar Valley Corporation, the Kopili Hydel project, etc., producing the hydroelectric power. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ये जनरेट हो रही है बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर से, वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है और इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भाखड़ा-नगर डैम बहुत बड़ा डैम है ये हमारा, ये नॉर्थ में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? कोल से बर्न करने में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस बर्न करने में। तो थर्मल पावर स्टेशंस आर नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये रिन्यूएबल नहीं हो सकती क्योंकि हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, वो वापस तो नहीं हो सकता ना, वो तो ऐश बन गया उनका। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, इसको छोड़ो, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। Now what are the non-conventional? So non-conventional sources of energy जो है, the growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal. So oil and gas. Rising prices of coal and gas and the potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in the future, which in turn has serious repercussions on the growth of national economy. Moreover, increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems. अब क्या कहा गया है, हम फॉसिल फ्यूल्स को इतना अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये इन्वायरमेंट को तो नुकसान देगा और हेल्थ को भी नुकसान देगा। गेटिंग इट राइट? तो इसमें क्या है, जो ग्रोइंग कंजम्पशन, हम अब एनर्जी को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये कंट्री को किसमें, फ्यूल्स को के ऊपर डिपेंड करने में इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एज कोयल एंड ऑयल गैस, कोल, ऑयल एंड गैस। तो इन सब पे डिपेंड करा रहे हैं ये राइजिंग, उनके बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से इनकी पोटेंशियल शॉर्टेजेस भी होती है और अनसर्टेनिटीज भी है अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी। अब देखो, इनकी शॉर्टेज हो रही है, इनके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी रहती है सिक्योरिटी की एनर्जी पे, ठीक है। सप्लाई इन फ्यूचर विच इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस, मतलब इनके जो बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हमें मिल सकते हैं द नेशनल इकोनॉमी में भी और हमारे हेल्थ पे भी। मोरओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम इंक्रीज करते हैं यूज, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है। Hence, there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass, energy from waste material. These are called non-conventional energy resources. ये non-conventional energy resources हैं। India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind, and biomass. It has the largest programs for the development of these renewable energy resources. इंडिया के पास ये अबंडेंट में है, तो हमको इनको यूज करना चाहिए। वाई डू वी यूज द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, पता ही नहीं। अगर हम ये जो है सनलाइट, वाटर, विंड, बायोमास, इनका यूज करना चाहिए, हमको इनकी आदत हो जाएगी। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले ना, तो कोई चीज़ खत्म नहीं होने वाली, हमें उसका यूज करना चाहिए। और जो हमारे इन्वायरमेंट को भी हजार्डियस नहीं है, बट हम ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को तो नुकसान भी कर रही है। दूसरी बात क्या हो रहा है, ये ख़त्म भी हो सकते हैं और महंगे भी हैं, तो ऐसी चीज़ को यूज़ भी करना, ठीक है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर को अल्टर करता है। When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat. जब ऐसा अल्टरेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर।
और इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। लाइक थोरियम, यूरेनियम, इन सब की वजह से क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। विच आर अवेलेबल इन झारखंड इन द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। ये हमें झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में मिलते हैं। एंड यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर, और इससे हम एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हैं। द मोनेटाइज सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। जो केरला की मोनेटाइज मोनेजाइट सैंड है वो किस में रिच है, थोरियम में। अब सोलर एनर्जी, व्हाट इज सोलर एनर्जी, ये तो सबको पता है। इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री, इट इज enormous possibilities of tapping solar energy. Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. आप सोलर पैनल लगाते हैं घरों पे, वो क्या होता है, उसमें फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है जिससे वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया मतलब पिछड़े हुए गाँव, ये मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको। और तो सोलर एनर्जी इज वास्ट पॉपुलर बन रही है रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ सोलर पावर प्लांट्स का है एस्टैब्लिश हो रहे डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes। जो कि मिनिमाइज कर देंगे डिपेंडेंस किसकी, रूरल एरियाज, रूरल हाउसहोल्ड्स की, किस पे, फायरवुड में और डंग केक पे। which will then contribute to the environmental conservation। इससे हमारा environment भी कंजर्व हो जाएगा और adequate supply of manure भी मिल जाएगी एग्रीकल्चर में। मतलब फायदे ही फायदे हैं इसके, तो हम ये क्यों ना यूज करें। बट इसका एक एक्सेप्शन क्या है, मनी। अब सोलर पैनल ये तो नहीं कि कोई फ्री में लेके बैठा है, फ्री में लगा देगा, फ्री में सारी वायरिंग हो जाएगी, नहीं। उसका खरीदने का खर्चा, उसकी बैटरी का खर्चा, उसकी वायरिंग का खर्चा, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है। पर इसके फायदे भी बहुत है, आपने पढ़े नहीं है अभी। पर रूरल एरियाज में क्या इतनी इनकम नहीं होती है, तो हाउ कैन दे, मतलब इतना पैसा नहीं है तो कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना चीज़ की। पैसे ही नहीं होगा तो लगाएंगे कहाँ से। इतने 2-2, 2.5, 3 लाख के आते हैं ये सोलर पैनल्स, और अच्छे के तो और महंगे आएंगे, बैटरी भी बहुत महंगी है इनकी। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ मनी भी होनी चाहिए, ठीक है। इन द फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं, और इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है ना वो चीज़, तो रिसोर्स तो हमारे पास है बट इकोनॉमिकली वी आर डाउन। विंड पावर, it has great potential of wind power. The largest wind farm cluster located in Tamil Nadu from Nagarkoil to Madurai। नागरकोइल टू मदुराई तमिलनाडु में विंड फार्म्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, और वहाँ पे बहुत अच्छा विंड का रिसोर्स हमें मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। Nagarcoil and Jaisalmer were known for the effective use of wind energy in the country। I mean, Jaisalmer is in the Rajasthan, I think. Yes, Rajasthan or Gujarat. Gujarat. It's creating a border over there near it. So wheresoever, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े wind farms हैं। Biogas. Biogas shrubs, farm-based animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption of rural areas। रूरल एरियाज में बायोगैस का बहुत वाइटल रोल है एंड डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, डिकम्पोज किए जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर विच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन। इसमें हायर क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन टू द केरोसिन। केरोसिन के कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। डंग केक एंड चारकोल बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट द म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। बायोगैस के जो प्लांट्स है वो सेटअप होते हैं म्युनिसिपल पे,
कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल लेवल्स पे, मतलब इनके अलग अलग लेवल्स है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स। जो कैटल डंग यूज करते हैं उनको गोबर गैस प्लांट्स कहते हैं रूरल इंडिया में। These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. इसमें क्या होता है, इनके दो बेनिफिट्स हैं। ये फार्मर को एक तो फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगा, इसमें इतनी अच्छी मैन्योर के फॉर्म में मिलता है कि इसे हम एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। बायोगैस इज फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग and improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung cakes. मतलब क्या है कि काउ डंग को बर्न करने से अच्छा और फायरवुड को बर्न करने से अच्छा बायोगैस की यूज करें तो वो ज्यादा अच्छी है। Okay, tidal energy. What is tidal energy now? Oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. After a tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. क्या होता है, पहले वो पानी आया और उसके जो गेट से बंद कर दिया डैम के, तो क्या होता है वो प्रेशर क्रिएट हो गया। जब प्रेशर आएगा और नीचे जब गेट खोल के नीचे जाएगा तो उसमें क्या टर्बाइन होती है, टर्बाइन रन करती है और उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, इंडिया तो गल्फ ऑफ कैम्बर्ट। अब इसमें देखो, इसमें आपको कैम्बर्ट लिखा हुआ दे दिया है, अभी पीछे क्या लिखा था कैम्बे। मैंने आपको पहले कहा था स्पेलिंग में तो ये करेंगे गड़बड़, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपना दिमाग चलाना है इसमें। The Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban regions of the West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. मतलब हमें टाइडल एनर्जी कहाँ से दिखती है? अब कंबट, गल्फ ऑफ कंबट गुजरात के साइड ओशन अरेबियन सी जो है वहाँ पे मिलती है, और क्या कच्छ भी वेस्टर्न ऑन द वेस्टर्न कोस्ट हमें गैंगटिक डेल्टा में सुंदरबन रीजन जहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी का यूटिलाइजेशन दिखता है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by heating, produced by using heat from the interior of the earth. हमें अंदर से जियो मतलब जियोग्राफिकल थर्मल मीन्स हीट, या फिर एनर्जी जो हीट एनर्जी होती है उससे हमें मिलती है। तो हीट फ्रॉम इंटीरियर, अंदर से, धरती के अंदर से जो हीट निकलती है, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली। अर्थ हम गर्म होती रहती है और गर्म होती है, जैसे ही हम नीचे जितना नीचे जाएंगे उतनी ही गर्म होती रहेगी अर्थ। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई होता है, हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड इन शैलो डेप्थ्स। जितना नीचे जाओगे उतने हाई टेम्परेचर मिलेगा शैलो डेप्थ्स में। ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। इसीलिए तो ग्राउंड वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। यू हैव एवर हर्ड ऑफ द कुंड्स, तप्त कुंड, लाइक इन मेनी एरियाज ये गर्म पानी कहाँ से आता है? कोई सोर्स नहीं होता, गीजर थोड़ा ना लगा धरती में। क्या होता है वो ऐसे एरियाज नीचे डेप्थ में उनका हीट होती है, तो वो जो पानी होता है वहाँ पर वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी में आता है। These are several hundred hot springs in India. Hot springs कहते हैं which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in the Parvati Valley near Manikaran. अब ये important चीज़ है, इसमें मैं आपको एक knowledge की बात और देना चाहती हूँ। अब बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में जो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। Two experimental projects have been set up in India. तो ये हमारे जनरेशन बहुत हेल्प करते हैं, ये हार्नेस करते हैं हमारे जियोथर्मल एनर्जी को। ठीक है, एक तो पार्वती वैली है नियर मणिकरण। मणिकरण इज इन मनाली, हिमाचल प्रदेश,
और मनाली में इसमें मैं आपको एक नॉलेजेबल बात देती हूँ, मणिकरण क्या था, मनी और शत्रुपा, ये हिंदी रिलीजियस के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी एडम एंड ईव थे अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन फिलॉसफी, तो हम हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से बता रहे थे। मणिकरण जो है, मनो शत्रुपा, वहाँ पे उनका टेम्पल है और वो उस जगह को मणिकरण के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर भी हमें जियोथर्मल एनर्जी के लिए मिलते हैं। एंड अदर लोकेटेड इन द पूगा वैली, लद्दाख, और पूगा वैली इज ऑल्सो इन लद्दाख, एंड वहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग्स है, वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। अब द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। अब हम कंजर्व कैसे करें एनर्जी रिसोर्सेस को? एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एनर्जी बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, और हर एक सेक्टर को नेशनल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल या डोमेस्टिक हो, उसमें नीड होती है इनपुट्स की, नीड होती है इनपुट्स की ऑफ एनर्जी की। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंट, तो नीड होती है कहाँ थी मैं, इनपुट्स की एनर्जी के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स हुए इंडिपेंडेंस जब से मिली है। तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल, मतलब वो काम कर सके, इसलिए उसको स्टेबल रखने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी को बढ़ाते हैं। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैव इंस्टेंटली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। पर हमारा क्या है, मतलब चीज बनने, एनर्जी बन कम रही है, हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लैक होगी हमारे पास एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी होगा। In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development, promotion of energy conservation, and increased use of renewable energy resources. तो इसमें क्या होगा, अर्जेंट नीड होगी डेवलपमेंट की, डेवलप करने की सस्टेनेबल पाथ को एनर्जी के, एनर्जी डेवलपमेंट के, और प्रमोशन ऑफ एनर्जी, हमें प्रमोट करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन को, तभी हम कंजर्वेशन कर पाएंगे एनर्जी का, वरना इट इज नॉट पॉसिबल आई थिंक। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एज इंक्रीज करो, रिन्यूएबल, जिससे हम जल्दी रिन्यू कर सके, ऐसे रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए। ट्विन प्लान्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जिससे हम सस्टेनेबल और ऐसे प्लान्स बनाओ जिससे कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, हज़ार्ड ना हो, और सब कुछ सस्टेनेबल, एक वेल प्लान मैनर में अच्छे से हो जाए। सस्टेनेबल का मतलब आपको पता ही है कि अपनी आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी हमें वो सब चीज़ें संभाल के रखनी है, क्योंकि अगर हम अभी सब कुछ एक्सप्लॉइट कर देंगे, आगे वाली आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें उनके लिए भी सोचना है ना, कि उनको भी सब कुछ फैसिलिटीज मिले जो हमें मिल रही है आज। ये नहीं कि क्योंकि इट इज टोल्ड कि 2025 तक या 50 तक आई थिंक पानी की बहुत कमी हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा आसानी से किसी को भी, बहुत महंगा बिकेगा पानी, क्योंकि प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो है ही नहीं ना हमारे पास। 1% में भी 0.5 से ज़्यादा परसेंट, 0.3 और 0.5 से ज़्यादा परसेंट तो हमारा जो है वो फ्रोजन फॉर्म में, बस 2-3-5% तो बचता है हमारे पास, 0.23 और 5%, तो इतने में तो 99 टू ज़्यादा परसेंट तो हमारा सोर वाटर है, उसका हमें क्या करना है, राइट। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब एनर्जी बहुत कम बनती है यहाँ पे, और वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो इंडिया में ही यूज़ होती है, बहुत बेरहमी से यूज़ हो रही है वी कैन से, क्योंकि देखो अगर हम अभी से इतने यूज़ करेंगे, आगे आने वाले के लिए कुछ नहीं है, वो तो बेचारे बिना किसी चीज़ के हो जाएंगे। और चलो उनकी भी छोड़ो, अभी हमें अपनी लाइफ तो जीनी, उसकी तभी खत्म हो जाएंगे, वी विल डाई। एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, फूड नहीं होगा, हम क्या रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे।
तो हमें अपनी एनर्जी रिसोर्सेज के लिमिट में और जुडिशियस यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज कंसर्न सिटीजन्स के नाते हमें क्या करना चाहिए, वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जरूरी थोड़ी हम क्या करते हैं, अपने अपने ट्रांसपोर्ट है, सब अलग अलग, एक एक बंदा भी जाएगा गाड़ी में जाएगा, भाई उसमें फ्यूल नहीं लग रहा, एनर्जी रिसोर्स खराब हो रहा है। बल्कि हम पेट्रोलियम जैसे पब्लिक से पेट्रोलियम पब्लिक रिसोर्सेज यूज करते, जैसे बस जा रही है पब्लिक की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही है, उसमें हम 100 बंदे बैठ गए, घुस गए, खड़े हो गए, आधे आधे बैठ गए जितने सीट्स पे, तो इससे हमारी एनर्जी एफिशिएंसी कम हो रही है, हमें एनर्जी कम लग रही है। तो फ्यूल तो उतना ही लग रहा है ना एक बस में चलने में। अगर हम एक अपनी अकेला बंदा बस लेके जा रहा है, फिर आ रहा है, घुमा रहा है, तो उसमें भी इतना फ्यूल लग रहा है, पूरी 100 बंदे जा रहे हैं उसमें भी इतना फ्यूल लग रहा है, तो फायदा किसमें है? 100 बंदे में अगर हर एक बंदा अलग अलग बस लेके चल देगा तो फ्यूल का कितना वेस्टेज होगी। पर अगर वही 100 बंदे मिलकर एक बस में लेंगे, उतना ही फ्यूल, कितना कम फ्यूल लगना है उसमें, ठीक है। तो ये कहे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। आप जैसे आप कहोगे कितने से लाइट जला के, अगर मेरे को सिर्फ एक लाइट का काम है, मैं 4 लाइट जला रही, फायदा है उसका? 3 लाइट बंद कर दो ना फालतू की। अगर हाँ आपको 2 भी जलानी है, एक में नहीं दिख रहा, आपको 2 जलानी है, या एक ऐसी लाइट जलानी है जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो जला लो, जरूरी 5 लाइट जलानी। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। पावर सेविंग डिवाइसेस कैसे, जैसे आपके फोन में भी एक ऑप्शन होता है बैटरी सेवर, बैटरी सेवर की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसमें, अगर बैटरी सेवर ऑन नहीं करेंगे, हमारी तो बैटरी उतनी बन रही है, ठीक है, तो वैसे तो वो इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, बैटरी सेवर यूज करके हमारी कितनी कम एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है। ऐसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करें, मतलब जो जिसमें हमें हमारे जो मिनरल्स हैं या जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, खत्म ना हो। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। जो एनर्जी हम सेव कर चुके हैं वही एनर्जी प्रोड्यूस करी है। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड if you have any doubt please contact us in the comment box or in the Instagram chat. So bye, thank you and have a nice day ahead. So kindly like, subscribe and share our channel and thank you for your like and support. Have a nice day.